नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एएमसीए फाइटर जेट को लेकर आ रही है। यहाँ पर एएमसीए फाइटर जेट को लेकर भारत लगातार एक के बाद एक कई योजनाएं बना रहा है, कुछ ना कुछ इसमें अपग्रेडेशन की बात कह रहा है। और एक और बात अब इस फाइटर जेट को लेकर सामने आई है। दरअसल अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस बात की संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या एएमसीए फाइटर जेट में एक और अतिरिक्त सीट लगाई जा सकती है। मतलब साफ है कि 2 पायलट्स इसे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एडीए का जो प्लान है वो ये है दूसरे पायलट को लेकर कि ये जो पायलट होगा वो खास तौर पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकता है, जो कि हमारा घातक यूकैफ होने वाला है। हालांकि एएमसीए का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है वो आसानी से पायलट कमांड और ड्रोन्स को मैनेज कर सकता है ऑटोनोमसली। लेकिन यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि एक डेडिकेटेड वेपन सिस्टम ऑफिसर इसमें रहेगा। और 2 सीट कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है एएमसीए का कि ये फाइटर जेट सुपीरियर कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग क्षमता के साथ आएगा, जिसका इस्तेमाल डायनामिक कॉम्बैट सिचुएशन में किया जा सकता है। हालांकि ये एक और अप्रोच है एएमसीए फाइटर जेट को लेकर कि इसमें एक और सीट ऐड की जा सकती है, लेकिन कब तक इसमें सीटें ऐड होंगी ये तो हमें पता नहीं है। पहले कम से कम इसका प्रोटोटाइप तो सामने आए। जहां एक तरफ दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर आ चुकी है, तो हमारा एएमसीए फाइटर जेट पर अभी योजनाओं पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को लेकर आ रही है। अब ये भी आपको लगेगा कि यार ये तो आप कहाँ से जो चीज़ें हैं नहीं उसके बारे में आप खबर बताते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खबरें गलत होती हैं, क्योंकि उन पर कुछ ना कुछ डिस्कशन होता है तभी वो बातें सामने आती है। लेकिन फिलहाल हम बताते हैं कि जो 6th जनरेशन जेट इंजन है उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल एएमसीए प्रोग्राम में किया जा सकता है। और ऐसे में जो फ्रांस की फर्म साफरान है वो 6th जनरेशन के जेट इंजन को बनाने को लेकर सबसे आगे की दौड़ में है, जिसमें कि उसे हाई स्टेक भी मिलेगा। हालांकि इसमें फ्रांस की फर्म साफरान जो है वो भारत के साथ कोलैबोरेशन करेगी, और वो भी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे कि ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि इंजन का जो भी कंपोनेंट है उसे स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है भारत में। अभी तो इस इंजन की ज्यादा स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इंजन नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करेगा, जैसे कि वेरिएबल साइकिल कैपेबिलिटीज। और इस पूरे प्रोग्राम की जो अनुमानित कॉस्ट है वो करीबन $5 बिलियन होगी। लेकिन केवल $5 बिलियन में इंजन को ही नहीं तैयार किया जाएगा, बल्कि इसमें लोकल प्रोडक्शन लाइन जिसे भारत में स्थापित किया जाएगा उसकी स्थापना भी है, यानी कि उन्हें भी स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट, एक्सटेंसिव ग्राउंड एंड इन फ्लाइट टेस्टिंग फेजेस भी शुरू किए जाएंगे। और अगर ये चीजें इस साल से शुरू होती भी है फ्रांस के साथ, तो कहा जा सकता है कि 2032 तक यानी कि 2032 तक इस इंजन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि कावेरी 2.0 या उसके डेरिवेटिव इंजन को लेकर आ रही है। हाल ही में फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि भले ही भारत का स्वदेशी जेट इंजन का डेवलपमेंट अच्छे स्तर पर चल रहा है, यानी कि ठीक ठाक इस पर काम होने लगा है, लेकिन भविष्य में क्या ये जेट इंजन हमारी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा या नहीं। फिलहाल इस बारे में कुछ अधिकारियों ने बताया है कि कावेरी 2.0 और जो इसके डेरिवेटिव है उस पर भारत ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन ये इंजन केवल 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। यही नहीं, कुछ अधिकारियों ने बताया कि कावेरी 2.0 ये खास तौर से 4थी पीढ़ी का इंजन होगा। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल एएमसीए फाइटर जेट में नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम को अगर आपको डेवलप करना है तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इसमें भी कम से कम आपको 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी भारत में पूरी तरीके से एरोस्पेस का इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा इंजन टेस्ट होने के लिए कहा जाता है रशिया। वैसे तो भारत दोस्तों इस तरीके की चुनौतियों को दूर करने का पूरा काम कर रहा है, और ऐसे में भारत एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर विचार कर रहा है, जिसमें कि एक नया फाइटर जेट इंजन विदेशी भागीदार के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी इंजन बनाया जाएगा वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का होगा। लेकिन आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कावेरी 2.0 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को पावर देने में सफल नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि इसका इस्तेमाल हम यूकैफ प्रोग्राम में करें। लेकिन दोस्तों जो इंजन बनेगा, जिसे हम कह रहे हैं स्वदेशी इंजन बनेगा, वो फॉरेन कोलैबोरेशन के माध्यम से ही बन पाएगा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजीज आपको नहीं आती हैं। आपको कुछ तकनीक विदेशी भागीदार से लेनी पड़ेंगी, उनके साथ सहयोग करके इंजन तैयार करना होगा, और यही एक रास्ता है भारत के स्वदेशी इंजन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एवी गार्ड सिस्टम ने डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में पहला प्राइज जीता है ड्रोन सेफ इनोवेशन के क्षेत्र में। और ये कंपनी खास तरीके के सॉल्यूशंस बना रही है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, जिसमें कि एक काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है,
कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना एक सिस्टम तैयार किया है जो हाई परफॉर्मेंस एक्स बैंड माइक्रो डॉपलर डिटेक्शन रडार के साथ तैयार किया गया सिस्टम है, जो कि हाई प्रिसीजन के साथ हवाई खतरों का पता लगा सकता है। ये सिस्टम न केवल दुश्मनों के ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि ये एक तरीके का सॉल्यूशन भी है जो कि रियल टाइम में सॉफ्ट किल काउंटर मेजर्स कर सकता है। इसके लिए इस सिस्टम में टैक्टिकल जैमिंग और जीएनएसएस स्पूफिंग मॉडल्स को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि दुश्मनों के ड्रोन को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें बेअसर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइसेंस मिला है, जिसके तहत ये कंपनी लाइसेंस के तहत MK46 और MK48 बेल्ट फेड लाइट मशीन गन्स का उत्पादन कर सकती है। दरअसल दोस्तों MK46 और MK48 LMG को इनके एडवांस और आधुनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिनकी बड़ी विमारक क्षमता है। और इस लाइसेंस के साथ पारस डिफेंस को अब हर साल प्रत्येक मॉडल की 6000 यूनिटों का वो निर्माण कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की स्वदेशी कंपनी DG प्रपल्सन ने हाल ही में अपने DG-J40 माइक्रोजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और दोस्तों ये जो J40 माइक्रोजेट इंजन है, इसके कई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खास तौर पर इसका इस्तेमाल मैन जेट पैक सिस्टम में किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनका जो DG-J40 इंजन है वो 40 किलोग्राम तक की थ्रस्ट क्षमता के साथ आता है और ये सबसे शक्तिशाली इंजन है। हाल ही में उन्होंने इसके कठोर वर्टिकल परीक्षण किए थे, जिसमें कि इंजन को उतार चढ़ाव वाले थ्रॉटल सेटिंग और तेजी से RPM चेंजेस सहित अलग अलग ऑपरेशनल चुनौतियों से इसे गुजारा गया और ये इसका परीक्षण सफल रहा। यानी कि इस इंजन का इस्तेमाल न केवल UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल मैन जेट पैक सिस्टम में किया जा सकता है। आपको बता दें कि 4 DG-J40 इंजनों को एक जेट पैक डिजाइन में इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि इंसान को उड़ान भरने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट दिया जा सके, जिसका इस्तेमाल आप सभी जानते हैं कि मिलिट्री और सिविल दोनों में किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस्लामाबाद में HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है। HQ-9B जो कि एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, DRDO के द्वारा विकसित हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम, जिसे कि +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। इसके हाल ही में जो परीक्षण किए गए थे यानी कि यूजर ट्रायल्स किए गए थे, वो सफल रहे हैं और अब ये जो क्लोथिंग सिस्टम है वो हिमालय क्षेत्र में ठंडे मौसम की स्थिति में हमारे सेना के अभियानों में काफी उपयोगी होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय नौसेना के INS मोरमागांव ने भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ इंडियन नेवी के नेतृत्व में समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने सिंगल क्रिस्टल HPT रोटर ब्लेड्स और हाई प्रेशर नोजल गाइड वेन्स की मशीनिंग, ब्रेजिंग और EBPVD/TBC कोटिंग के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है, जो कि GTRE को SC कास्टिंग प्रदान करेगा। अगली अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। कुछ खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें देखा जा रहा था कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने BSF की तरफ से लगाई जाने वाली जो फेंसिंग है बॉर्डर पर, उसका विरोध किया। हालांकि BSF ने साफ कर दिया है कि ऐसे में कोई दोनों देशों के बीच झड़प नहीं हुई है और बाड़ को भारतीय क्षेत्र के अंदर ही लगाया जा रहा है और भारत बांग्लादेश सीमा पर जो फेंसिंग का काम है वो लगातार चालू है। हालांकि बीच में कुछ स्तर पर गलतफहमी हो गई थी BGB के जवानों को, लेकिन उसे शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लिया था। लेकिन दोस्तों कुछ वीडियो तो ऐसे भी वायरल हुए जिसमें कि बांग्लादेश सैनिकों के साथ जो वहाँ के लोकल्स हैं वो BSF के जवानों पर हाथ उठाने तक की भी नौबत ले आए थे और BSF के जवान से गन छीनने की कोशिश भी कर रहे थे। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत ने अब चीन को देखते हुए अपनी तैयारी और ज्यादा मजबूत कर ली है, खास करके LAC पर। और अब खबर आई है कि इस लद्दाख में भारतीय सेना के लिए एमुनेशन डिपो बनेगा, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ पैनल ने हरी झंडी भी दे दी है। वाइल्ड लाइफ पैनल ने हनाले और फोटिला के पास गोला बारूद भंडारण की अनुमति दी है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भूमिगत गुफाएं भी तैयार की जाएंगी, जहां पर एमुनेशंस रखे जाएंगे। इससे भारतीय सेना की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो बड़ी रहेगी और तत्काल एमुनेशन की कमी नहीं होगी अगर जंग की स्थिति आती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, पाकिस्तान और टर्की भारत की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ खबरें आई हैं जो बताती हैं कि तुर्की का जो कान स्टेल्थ फाइटर जेट है उसे पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाएगा पाकिस्तानी वायुसेना के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और खास है कि ये जो कान फाइटर जेट होगा वो चाइना के WS-10G इंजन से लैस होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।